गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आज आपका इंस्ट्रूमेंट्स में आपके सारे इंस्ट्रूमेंट जितने भी आपका यूज़ होते हैं वो सारे उन सब के बारे में पढ़ेंगे। देखिए आपका माइक्रोटोम के बारे में आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। तो आज आपके पढ़ेंगे जो अनदर इंस्ट्रूमेंट्स जो आपकी जो वहाँ आपके लैब में हिस्टोपैथोलॉजी लैब में यूज़ होते हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपका है ऑटोमेटिक टिश्यू प्रोसेसर, ठीक है। देखिए टिश्यू प्रोसेसिंग में आपको जितने भी मैंने आपको सबसे पहले जो फर्स्ट में मैंने आपको क्या बताए थे, कुछ प्रोसेस बताए थे, उनको क्या होता है आपका ये एक साथ कर देता है। यानी कि जैसे आपका फिक्सिंग हो गया, यानी कि फॉर्मेलिन के साथ आपका जो इसके ब्लॉक्स होते हैं उसमें फॉर्मेलिन भरा हुआ होता है, ठीक है। उसमें आप टिश्यू को क्या कर देते हो, ऐड कर देते हो। उसके बाद आपका जब हम ग्रॉस कर देते हैं, याद रखिएगा कटिंग है आपका, ये कटिंग नहीं करेगा, ठीक है। आपको ग्रॉसिंग नहीं करेगी। आफ्टर ग्रॉसिंग ग्रॉसिंग के बाद हम क्या करते हैं, इसमें आपका टिश्यू डाल देते हैं। यानी कि जो छोटा पार्ट हमने टिश्यू का लिया वो हम क्या कर देते हैं आपका इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर डाल देते हैं, ऑटोमेटिक टिश्यू प्रोसेसर के अंदर। उसके बाद डिहाइड्रेशन, क्लियरिंग और इनफिल्ट्रेशन, ये 3-4 प्रोसेस आपकी क्या हो जाती है इसके अंदर खुद ब खुद आपका हो जाते हैं। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं आपका ऑटोमेटिक टिश्यू प्रोसेसर। ये आपका खुद ब खुद क्या कर देते हैं, ये सारे के सारे प्रोसेस, ये सारे के सारे जितनी भी आपकी प्रोसेस होती है इनको एक तरफ से कर देता है। डिहाइड्रेशन के लिए आपको इसमें कुछ केमिकल्स का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। आप अल्कोहल का यूज़ करना चाहते हो या फिर एसीटोन का यूज़ करना चाहते हो या फिर आपका डाइऑक्सिन का यूज़ करना चाहते हो, ये डिपेंड करता है आपकी लेबोरेटरी में अवेलेबिलिटी की बेस पे कि आपके पास अवेलेबल कितना है, या फिर आपका क्या क्या अवेलेबल है आपके पास। डाइऑक्सिन होगा तो डाइऑक्सिन सबसे बेटर माना जाता है, क्योंकि आपका उसमें क्या होता है पैराफिन मिक्स हो जाता है। आपको क्या नहीं करना पड़ता वहाँ पे, क्लियरिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन ये आपका एक क्लियरिंग भी कर देता है, इसलिए आप अल्कोहल या एसीटोन का यूज़ भी नॉर्मली कर सकते हो, ठीक है। देख लीजिए आपका एटीपी आपका क्या क्या करता है, ठीक है। देख लीजिए आपकी कुछ आपके ये देखिए आपके जो प्रोसेस है जो एक ही बार में ये कर देता है, ठीक है। फिक्सेशन और फिक्सिंग, डिहाइड्रेशन, क्लियरिंग, इन्फिल्ट्रेशन एंड इनप्रेग्नेशन। देखिए आपका इनप्रेग्नेशन और आपका इन्फिल्ट्रेशन एक ही होता है। यानी कि आपका जो आपका पैराफिन वैक्स होता है उसको क्या कर देते हैं टिश्यू के साथ आपका ऐड कर देते हैं। यानी कि आपका जिससे आपकी इंटरनल जो आपकी जो टिश्यू की इंटरनल सपोर्ट होती है वो बढ़ जाती है। देख लीजिए आपका ये आपका फिक्सेशन में क्या करता है, ये आपका इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ टिश्यू ड्यू टू ऑटोलाइसिस एंड प्यूट्रिफिकेशन, in which we take 2 containers of 10% formalin 1 hour each। देख लीजिए आपका ये आपका ऑटोमेटिक टिश्यू प्रोसेसर, ठीक है। इसमें आपका क्या हो जाएगा, आपका फिक्सेशन भी हो जाएगी, आपका डिहाइड्रेशन भी हो जाएगा, क्लियरिंग भी हो जाएगा और साथ में आपका इनफिल्ट्रेशन भी हो जाएगा। तो ये आपकी जो 3-4-5 आपके स्टार्टिंग के प्रोसेस थे ये सारे आपको एक ही बार में इसके अंदर हो जाते हैं। इसके बाद इन्फिल्ट्रेशन हो जाने के बाद हम क्या करते हैं, आपको पता है एम्बेडिंग करते हैं, उसके बाद सेक्शन कटिंग करते हैं। तो एम्बेडिंग के लिए आपका दूसरा आपको जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसका नाम होता है आपका एम्बेडिंग स्टेशन, ठीक है। आपकी बुक के अंदर नहीं दे रखा है, ठीक है। इसके लिए मैं आपका अलग एक वीडियो बना दूंगा कि आपका एम्बेडिंग स्टेशन क्या होता है और एम्बेड कैसे कैसे किया जाता है आपके टिश्यू को। तो ऑटोमेटिक टिश्यू प्रोसेसर देख लीजिए आप, ठीक है। इस टाइप का होता है आपका और इसमें आपकी 2-3 प्रोसेस खुद ब खुद कंप्लीट हो जाते हैं। हाँ याद रखिएगा आपको केमिकल इसमें प्रोवाइड करने पड़ते हैं। अगर आप केमिकल प्रोवाइड नहीं करोगे तो आपको क्या नहीं होगा, आपको प्रोसेसेस नहीं होंगे आपके। देख लीजिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्लियरिंग के लिए क्या करना, जाइलिन भी डालना पड़ेगा, ठीक है। क्लियरिंग के लिए आपको कौन सा यूज़ होता है, आपका जाइलिन। आपका डिहाइड्रेशन के लिए किसका यूज़ होता है, अल्कोहल का यूज़ होता है, एसीटोन का यूज़ होता है या फिर डाइऑक्सिन का यूज़ होता है। या फिर आप क्लियरिंग में जो आप जाइलिन की जगह पे आप क्लोरोफॉर्म, बेंजीन एक्सेट्रा जितने मैंने आपको बताए हैं उस उनका उनमें से किसी का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन वो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, आपके जो इसके ब्लॉक्स होते हैं उनमें फिल करना पड़ता है। तो ये था आपका ऑटोमेटिक टिश्यू प्रोसेसर। देख लीजिए आगे ये डिहाइड्रेशन, क्लियरिंग, इन्फिल्ट्रेशन एंड इम्प्रेग्नेशन, ये सारे आपके क्या हो जाते हैं, आपके अंदर कंप्लीट हो जाते हैं। केयर एंड मेंटेनेंस आफ्टर यूज, स्विच ऑफ एंड मेन एंड रोटर स्विच, ठीक है। ये आपकी जो केयर एंड मेंटेनेंस है इनको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कुछ ज़्यादा ये नहीं है आपका, हार्ड ये नहीं है, इजी है सारे सब के सब।
और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। जो मैंने आपको प्रोसेस बताए थे, याद रखिएगा, प्रोसेस के अंदर जो जो मैंने कंडीशंस बताई, जैसे आपका जो इन्फिल्ट्रेशन होता है उसमें आपका पैराफिन वैक्स को क्या कहते हैं, मेल्ट किया जाता है और उसके बाद उसमें क्या कर देते हैं, टिश्यू को इम्बेड कर देते हैं। तो ये कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी कि आप जो इन्फिल्ट्रेशन वाला प्रोसेस इसके अंदर होता है तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो वैक्स कर इसके अंदर वैक्स डालना पड़ेगा। तो वैक्स कैसे होना चाहिए, मेल्ट वैक्स होना चाहिए, ठीक है। तो आपको जो इसको जो इसका वैक्स का ब्लॉक होगा उसमें आपको क्या डालना पड़ेगा, उसको लिक्विड फॉर्म में डालना पड़ेगा, मेल्टिंग फॉर्म में डालना पड़ेगा, मेल्ट फॉर्म में डालना है, मोल्टन वैक्स जो जिसका हम यूज़ करते हैं इन्फिल्ट्रेशन में, तो मोल्टन वैक्स डालना पड़ेगा आपको ब्लॉक में। उसी तरह देख लीजिए डिहाइड्रेशन में आपको क्या करना पड़ेगा, 70-80%, 90%, 95%, डिफरेंट डिफरेंट डाइल्यूशंस में आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे आपका एल्कोहल डालना पड़ेगा, तब जाके आपका डिहाइड्रेशन हो पाएगा। आपका ऑटोमेटिक मशीन ऑटोमेटिक है, लेकिन आपका वो काम ऑटोमेटिक करेगी, लेकिन जो आपकी सॉल्यूशंस हैं या फिर आपकी जो भी आप यूज़ कर रहे हो अपने केमिकल्स, वो आपको खुद प्रोवाइड करने पड़ेंगे। उनकी जो एक्यूरेसी है, ठीक है, वो आप जो आपके जो आपका एक्यूरेसी है आपका टेस्ट की, ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपके हाथ पे भी क्या करती है, डिपेंड करती है। हाँ, लेकिन जो बाकी आपका जो जो नॉर्मल प्रोसेस होता है, ठीक है, उसमें आपका ह्यूमन की जो एरर्स होती हैं वो थोड़ी कम हो जाती है। उसका एडवांटेज है इसका, जो आपका मशीन है आपका, वो क्या कर देगा, जो हमने काम करने थे डिफरेंट डिफरेंट स्टेप में, उसमें जो आने वाले एरर होते हैं उनके जो नंबर होते हैं वो कम हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप क्या करोगे, इनमें जो सॉल्यूशंस आप डाल रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट डाइल्यूशंस में सॉल्यूशन डाल रहे हो, अगर आप उनमें कहीं एरर कर देते हो तो आपके टेस्ट में एरर होने के चांसेस बनते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी जो डिफरेंट डिफरेंट डाइल्यूशंस हैं, और आपका जाइलिन का डाइल्यूशन है आपका, या फिर डिहाइड्रेशन में आपका अल्कोहल या एसीटोन जो भी आप ऐड कर रहे हो, उनके जो डाइल्यूशंस होते हैं वो आपको आपको एक रिजिड आपके जो डाइल्यूशन को क्या करना पड़ेगा, रिजिड करना पड़ेगा, यानी कि आपका एक्यूरेट करना पड़ेगा। 70% है तो आपको 70% ही डालना है, आपको 75% नहीं डालना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपके हर ब्लॉक में याद रखिएगा, डिहाइड्रेशन में क्या होता है आपका, जो जब आप इसमें अल्कोहल के साथ उसको डिप करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, लोअर डाइल्यूशन में डालते हैं, 10% अल्कोहल, देन 50% अल्कोहल, देन 70%, देन 80%, देन 90%, देन 100% एब्सोल्यूट अल्कोहल में डालते हैं। तो अगर आपने क्या कर दिया, आपके जो ब्लॉक्स बने हुए हैं उनमें क्या कर दिया आपने, डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स में आपका सीक्वेंस गलत कर दिया आपने, जैसे आपने 90 की जगह आपने क्या कर दिया, 80 डाल दिया, या फिर आपने जहाँ 10% डालना था वहाँ आपने 70% डाल दिया, तो आपका क्या हो जाएगा, प्यूट्रिफिकेशन और आपके ऑटोलाइसिस के चांसेस बन जाते हैं डिहाइड्रेशन के टाइम पे। तो वो भी आपको एक सीक्वेंस में डालना पड़ेगा। ये चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है आपका मशीन के अंदर। ये नहीं है कि आपका मशीन है तो आपका कुछ भी डिफरेंट डिफरेंट डाइल्यूशन आपके बिना सीक्वेंस के डाल दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, एरर आएंगे। तो आपको एरर से बचना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो सीक्वेंस मैंने बताया है कि लोअर टू हायर कंसेंट्रेशन की तरह आपको क्या करना है, एल्कोहल के डिफरेंट डिफरेंट डाइल्यूशन बनाने हैं, तो उसी तरह से उनको ब्लॉक्स में भी क्या करना है, अरेंज करना है, लोअर टू हायर डाइल्यूशन। अब देख लीजिए, आपका क्लियरिंग भी मैंने आपको बता रखा है। ये जो आपका जो मैंने प्रोसेस बताया था, ये सारा प्रोसेस आपको यहाँ पे ध्यान में रख के आपने क्या करना है, इसमें अपना सॉल्यूशंस डालने हैं, जो भी आपका जो केमिकल्स हैं आपके जो यूज़ होते हैं इसमें। उसके बाद देख लीजिए, क्लियरिंग में आपको क्या करना है, जाइलिन इसमें डाल देना है। उसके बाद इन्फिल्ट्रेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बोले वैक्स को, पैराफिन वैक्स को क्या करना पड़ेगा, मेल्ट करना पड़ते हैं। तो हम जो दूसरा आपका जो इंस्ट्रूमेंट करते हैं, ये देखेंगे, आपका इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ये देख लीजिए, ये है आपका पैराफिनाइजर और वैक्स मेल्टर, ठीक है। ये आपका वैक्स मेल्टर है। इसमें क्या करते हैं, आप सॉलिड वैक्स डालते हैं, ठीक है। इसमें आप क्या करोगे, इसको जो आपको ब्लॉक है इसमें क्या करेंगे आप, सॉलिड जो कंटेनर है इसमें क्या करोगे आप, सॉलिड वैक्स डालोगे। सॉलिड वैक्स क्या हो जाएगा आपका, इसमें आपके हीटर्स लगे हुए होते हैं। हीटर्स क्या करते हैं, उसको 55 या 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाते हैं और वो क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। जो उसका मेल्टिंग पॉइंट है आपका 55 डिग्री या फिर 55 या 60 के बीच में आपका क्या हो जाता है। सभी लगभग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वैक्स जो होते हैं वो आपके सारे उनके जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 50 और 60 के बीच में आ जाते हैं। तो 55 डिग्री पे मैक्सिमम आपके जो सारे वैक्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, पिघल जाते हैं। सारे वैक्स का मतलब पैराफिन वैक्स के जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है, मैं ये नहीं बोल रहा कि हर प्रकार का वैक्स, सिर्फ पैराफिन वैक्स के जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप है वो लगभग 50 से 60 के बीच में आपके क्या हो जाते हैं, पिघल जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। तो आपका जो ये वैक्स मेल्टर का काम क्या होगा आपका, आप सॉलिड वैक्स डालोगे और आपको लिक्विड वैक्स हो प्रोवाइड करेगा या मेल्ट वैक्स आपको प्रोवाइड करेगा। तभी जाके आप क्या करोगे, जब यहाँ से आप मेल्ट करोगे तब आप क्या करोगे, तब आप यहाँ पे आप उसका यूज़ करोगे। आपका जो इन्फिल्ट्रेशन प्रोसेस है उसमें आप क्या करोगे, आपका जो ये आपकी
ऑटोमेटिक टिश्यू प्रोसेसर है उसमें आप क्या करोगे, जो आपका पैराफिन वैक्स का ब्लॉक होगा वहाँ पे आप मेल्ट पैराफिन वैक्स को क्या करोगे, ऐड करोगे, और तब जाके आपका क्या होगा, जो ये होती है इन्फिल्ट्रेशन होती है वो कंप्लीट होगी। तो ये आपका वैक्स मेल्टर या फिर आपका पैराफिनाइजर, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। केयर और मेंटेनेंस आपको दे रखा है, ठीक है, आपको क्या क्या करना है इसमें, ठीक है, मेन तो आपका वही है, ठीक है। इसके एडवांटेज देख लीजिए, इजी टू यूज़ एंड लो इन कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट भी कम है और आपका यूज़ भी आपका बहुत सारा है इसका। डिसएडवांटेज देख लीजिए, कोल्ड प्लेट इज एब्सेंट, दैट्स वाई इट टेक्स मोर टाइम टू सॉलिडिफाई वैक्स फॉर ब्लॉकिंग ऑफ टिश्यू। देख लीजिए आपका क्या होता है, जब हम क्या करते थे इसको पिघला देते हैं, ठीक है, तो उसके बाद क्या होती है, एक लंबे टाइम तक क्या रहता है आपका मेल्टिंग फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो इसमें कोल्ड प्लेट नहीं है, अगर हमारे पास कोल्ड प्लेट होती है इसमें तो आपका क्या होता है, ये जल्दी ठंडा भी हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसके पास सिर्फ गर्म करने की आपके क्या है, आपके जो फीचर्स हैं इसके सिर्फ गर्म करने के, जल्दी गर्म कर देगा, उसके बाद उसको क्या कर देगा, आपका मेल्ट कर देगा। लेकिन मेल्टिंग से वापस अगर उसको सॉलिडिफाई करना है तो सॉलिडिफाई करने के लिए हमारे पास कोई क्या नहीं है, रैपिड ये नहीं है, आपका फीचर नहीं है कि जल्दी आपका क्या हो जाए, ठंडा हो जाए वो। तो कोल्ड प्लेट एब्सेंट इसमें, तो ये आपका डिसएडवांटेज है, लेकिन ज़्यादा यूजफुल नहीं है आपका। कोल्ड प्लेट की हमें ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमें क्या करना है, मेल्ट करना है, मेल्ट के बाद हमें क्या, बस सिर्फ वो ये है कि आपका कुछ टाइम तक आपको उसको क्या करना पड़ेगा, देख रेख में रखना पड़ेगा, ताकि वो क्या हो जाए, सॉलिडिफाई हो जाए। अब देखिए आपका माइक्रोटोम में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है, माइक्रोटोम के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो माइक्रोटोम में आपका क्या होता है, कटिंग होती है, ठीक है। जब आपका एम्बेडिंग स्टेशन आपका इसमें मिसिंग है, एम्बेडिंग स्टेशन के लिए मैं एक डिफरेंट वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको समझ में आ जाएगा एम्बेडिंग स्टेशन का काम क्या होता है। वो तो आपको पता है, एम्बेड करता है वो, ठीक है। साथ में एम्बेडिंग में क्या होता है, आपका प्लास्टिक एसेट्स यूज होती है, जो मैं आपको प्लास्टिक वेयर्स में बता चुका हूँ आपके, जब मैंने आपको ग्लास वेयर और प्लास्टिक वेयर्स के बारे में बताया कि जो आपकी क्या प्लास्टिक एसेट्स होती है, उनके अंदर क्या करते हैं, ब्लॉक में आपका पैराफिन के साथ आपका ऐड कर देते हैं, किसको, आपके टिश्यू को, और तब जाके उनको इम्बेड किया जाता है। तो आप उसके बाद आपका जब इम्बेड हो जाता है तो उसके बाद माइक्रोटोम का यूज़ होता है फॉर द कटिंग। तो डिफरेंट आपकी माइक्रोस्कोप, ये आपके माइक्रोटोम के बारे में यहाँ पे दे भी रखा है, ठीक है, जो मैंने आपको डिफरेंट टाइप के बताए थे। तो यहाँ से आप पढ़ सकते हो उनके बारे में। लेकिन मोस्टली हम जो इसका यूज़ करते हैं वो है आपका रोटेटरी माइक्रोटोम। और ये देख लीजिए, इट इज़ यूज फॉर द पैराफिन एम्बेडेड टिश्यू, और पैराफिन एम्बेडेड टिश्यू ही हम मोस्टली क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। लेकिन कुछ क्या होते हैं आपके, डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ होते हैं जिनकी कंडीशन थोड़ी सी चेंज होती है, तो उनमें आपके क्या डिफरेंट माइक्रोटोम्स के यूज़ भी होते हैं। अब देखिए आप रोटेटरी माइक्रोटोम में मैंने आपको बता दिया था प्रिंसिपल, मैंने आपको बता दिया था कि रोटेटरी माइक्रोटोम का प्रिंसिपल क्या है। उसमें क्या होता है, आपका जो आपका ब्लॉक होता है वो मूवेबल होता है, ब्लॉक मूव करेगा, यानी कि ब्लॉक का मूव करने का मतलब आपका जो सैंपल है वो क्या करेगा, मूव करेगा। और जो आपकी नाइफ्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्टेशनरी होते हैं या फिर आपके फिक्स्ड होते हैं। तो आपका ब्लॉक जब उससे क्या होता है, आपका नाइफ के कांटेक्ट में आता है तो बिल्कुल आपका एक थिन स्लाइस आपकी कट के आ जाती है। देख लीजिए, इट कैन कट 1 माइक्रोन टू 60 माइक्रोन थिन सेक्शन, ठीक है। आपका 1 से लेकर 60 माइक्रोन तक आपको क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। हमारे लिए डिजायरेबल कितना होता है आपका 4 माइक्रोन या 5 माइक्रोन, इतना आपका क्या आराम से आपका रोटेटरी माइक्रोटोम काट देगा। देखिए एक्चुअली क्या है, आपका इतना थिकनेस क्या है इसमें 1 to 60 का जो ये ब्रॉड आपका ये दे रखा है, रेंज दे रखी है। तो ये रेंज इसलिए दे रखी है कि डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ होते हैं, और डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ के लिए हम क्या डिफरेंट थिकनेस का यूज़ करते हैं। तो इसलिए आपका रोटेटरी माइक्रोटोम का यूज़ हम ब्रॉडली करते हैं। उसके बाद आपका ये बाकी आपके जो डिसएडवांटेज हैं इससे आपके, और आपका एडवांटेज है, इनको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं टिश्यू फ्लोटेशन वाटर बाथ का यूज़ कहाँ पे करते हैं, बिल्कुल जस्ट आपका माइक्रोटोम के बाद क्या होता है, जो आपकी स्लाइस आती है टिश्यू स्लाइस, और साथ में उसमें पैराफिन वैक्स होते हैं चारों तरफ टिश्यू के। तो उस जो आपका टिश्यू है वो, जो आपका पैराफिन वैक्स है वो एक थिन स्लाइस में आता है, लेकिन साथ में रिंकल्ड होता है। तो रिंकलिंग खत्म करने के लिए, जो उसकी रिंकलनेस होती है उसको खत्म करने के लिए
हमको क्या करना पड़ता है, वाटर बाथ में आपको क्या करना पड़ता है, उसको डालना पड़ता है। वाटर बाथ में जब हम उसे डालते हैं तो आपकी जो पैराफिन वैक्स की रिंकलिंग होती है वो खत्म हो जाती है, टिश्यू की रिंकलिंग खत्म हो जाती है, और जो आपका ये वो जो आपकी स्लाइस होती है वो बिल्कुल क्या होती है, फ्लैट, जो फ्लैट हो जाती है, बिल्कुल सीधी हो जाती है, उसके अंदर किसी टाइप की रिंकल्स नहीं रह जाती है। लेकिन इसमें आपका जो मेन आपका एक कंडीशन है वो क्या है कि आपको जो टेम्परेचर है वो इतना रखना है ताकि आपको जो पैराफिन वैक्स की जो लेयर है आपकी टिश्यू के आउटर आउटर साइड, वो क्या ना हो, आपका आपका डिनेचुरेट ना हो या फिर आपका मेल्ट ना हो। अगर क्योंकि अगर आपका पैराफिन वैक्स मेल्ट हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, टिश्यू क्या हो जाएगा, वाटर के अंदर क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। क्योंकि आपका टिश्यू कैसा है, कटिंग सेक्शन है, उसकी कटिंग सेक्शन होगी तो कटिंग सेक्शन में यानी कि आपकी जो टिश्यू है वो जो टिश्यू की सेल्स है वो क्या आएंगी, तो स्कैटर्ड हो जाती है कटिंग के बाद, दूर दूर हो जाती है थोड़ा, तो वो क्या हो जाएंगी, सारी की सारी क्या हो जाएंगी, स्कैटर हो जाएंगी पूरी। स्कैटर होने का मतलब आपका फैल जाएंगी पूरे वाटर में और आप उनको कलेक्ट नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आपको क्या पैराफिन वैक्स के अंदर ही उन्हें जोड़े रखना है। तो पैराफिन वैक्स आपको जो मेल्ट नहीं होने चाहिए, तो उसको टेम्परेचर आपको क्या करना है, 40 से 50 के बीच में देना, 50 तक भी नहीं ले जाना, कम ही रखना है आपको टेम्परेचर। इसके बाद देख लीजिए आपका ये आपका वाटर बाथ है, ठीक है। वाटर बाथ का आपको पता है वाटर बाथ का मीनिंग क्या है, वाटर बाथ क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, एक सॉल्यूशन आपको ऐड करना पड़ता है। मोस्टली हम वाटर ऐड करते हैं, लेकिन साथ में क्या करते हैं, वाटर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट जो टैप वाटर होता है उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो हम एसिड और बेसिस का भी यूज़ कर देते हैं, जो आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, जैसे आपका HCl हो गया, और फिर स्ट्रॉन्ग बेसिस की बात करूँ तो NaOH हो गया, इनका हम यूज़ करते हैं। देख लीजिए आपका ये प्रिपरेशन दे रखा है वाटर सॉल्यूशन का। द रेशियो ऑफ प्रिपरेशन ऑफ वाटर सॉल्यूशन एज फॉलोज: 1% HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर द लेस प्यूट्रिफिकेशन एंड ऑटोलाइसिस, ठीक है। आपका जो आपका प्यूट्रिफिकेशन और ऑटोलाइसिस के चांस बनते हैं आपके टिश्यू में, क्योंकि आप टैप वाटर का यूज़ करते हैं। टैप वाटर में क्या होता है, आपकी बैक्टीरियाज हो सकते हैं, तो उनको मार के उनको मारने के लिए क्या करते थे, 1% HCl का उसमें एडिशन करते हैं। तो आपका जब उसमें 1% HCl डालेंगे तो आपका जो वाटर होगा उसके अंदर की जो इम्प्योरिटीज़ है वो थोड़ी क्या होगी, आपके टिश्यू को हार्म नहीं करेंगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, 1% एल्कोहल या आपका HCl का यूज़ करते हैं और टैप वाटर का यूज़ करते हैं। अगर आप यहाँ डिस्टिल वाटर का यूज़ कर रहे हो तो आपको HCl डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन थोड़ा इफेक्टिव वर्क करता है आपका HCl। ये आप प्रोसेस भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। प्रोसेस आपका ये ज़्यादा कुछ इतना भी नहीं है कि आपका बहुत ये होगा, कॉम्प्लिकेटेड होगा, बहुत सरल है आपका। और जो मैंने प्रिंसिपल आपको बता दिया कि HCl हम क्यों ऐड करते हैं, वो आपका यहाँ से पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है। अब देख लीजिए आपका स्लाइड वार्मर। स्लाइड वार्मर का यूज़ कब होता है आपका, देखिए स्लाइड वार्मर का आप जब आपका पैराफिन वैक्स होता है आपका टिश्यू के चारों तरफ, मैंने आपको बताया कि आपके टिश्यू के चारों तरफ क्या है, आपका पैराफिन वैक्स है। तो देखिए जब हम पैराफिन वैक्स का ये करते हैं, उसको जब क्या करते हैं, अलग करते हैं, तो जो आउटर पैराफिन वैक्स होती है, जो आउटर साइड लगी हुई होती है, उसको क्या करते हैं, आपको स्लाइड वार्मर के ऊपर रखते हैं, और उसके बाहर का जो पैराफिन वैक्स होता है वो क्या हो जाता है, आपका मेल्ट होकर साइड हो जाता है, और आपका सिर्फ बचता है क्या है, टिश्यू बचता है। और टिश्यू के अंदर का जो पैराफिन वैक्स होता है उसको बाय हाइड्रेशन हम क्या कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं। तो हाइड्रेशन प्रोसेस इसके बाद करते हैं। आपका स्लाइड वार्मर का काम क्या है, जो आपका पैराफिन वैक्स होता है आपके टिश्यू के बाहर, देख लीजिए मैं आपको थोड़ा इसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये आपका क्या था, ये जो आपका स्लाइस थी, ये आपकी स्लाइस थी, इसमें बीच में क्या होता है, आपका टिश्यू होता है, और ये आपका जो आउटर रीजन है ये क्या होगा, आपका पैराफिन वैक्स होगा, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। और ये होगा आपका टिश्यू, ठीक है, ये आपका टिश्यू है। तो ये टिश्यू की आउटर साइड जो है आपका ये पैराफिन वैक्स लगा है, ठीक है। ये पैराफिन वैक्स को क्या करना है, हमने डिनेचुरेट करना है। तो हम क्या करते हैं, स्लाइड के ऊपर जब आपका इसको रखते हैं, ठीक है, इस स्लाइड के ऊपर हमने इसको रख दिया, तो जब हम इसको स्लाइड के ऊपर रखते हैं तो आपका जैसे ये क्या होगा, ये मेल्ट होगा, ये पैराफिन क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, जब हम स्लाइड वार्मर के अंदर ऊपर इसको रखेंगे। और यहाँ पे हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, टिश्यू बचेगा, ये वाला आपका जो ये वाला पोर्शन है आपका, ये जो आपका पैराफिन का पोर्शन है, इसके चारों तरफ ये आपका क्या हो जाएगा, आपका मेल्ट हो जाएगा, और आपका ये क्या हो जाएगा, यहाँ से रिमूव कर देंगे हम इसको। उसके बाद आपका
स्लाइड वार्मर के बाद क्या हो जाएगा, आपका जो टिश्यू होगा उसके उसके आउटर साइड का, जो आउटर हमने क्या किया था उसको ये दिया था, सपोर्ट दिया था, आउटर सपोर्ट पैराफिन वैक्स का, वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और उसके बाद हमें क्या करना है, स्टेनिंग करनी है। तो स्टेनिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो सेल के अंदर हमने क्या किया था इंटरनल सपोर्ट के लिए इन्फिल्ट्रेशन में आपका पैराफिन वैक्स अंदर डाला था, उसको क्या करना है, आपने बाहर निकालना है। तो उसके बाद आप क्या करोगे, हाइड्रेशन प्रोसेस करोगे। उसके बाद माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप आपको पता है, लाइट माइक्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, डिफरेंट डिफरेंट माइक्रोस्कोप को आप यूज़ कर सकते हो फॉर द ऑब्जर्वेशन। ठीक है, लास्ट जो आपका ऑब्जर्वेशन आएगी वो किसके थ्रू आएगी, आपका माइक्रोस्कोप के थ्रू। तो ये था आपका ऑल जो इंस्ट्रूमेंट्स जितने भी आपका क्या होते हैं हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर यूज़ होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने डिफरेंट डिफरेंट आपके जो आपके इंस्ट्रूमेंट है उनका यूज़ कहाँ पे करना है, और हमारे लिए वो, और आपके जो प्रोसेस है, टोटल प्रोसेस है, उसमें कहाँ कहाँ आपका उनका यूज़ करना है, आपके किस किस सीक्वेंस में उनका यूज़ करना है। एक बच के है आपका एम्बेडिंग, एम्बेडिंग स्टेशन। एम्बेडिंग स्टेशन मैं आपको एक डिफरेंट वीडियो में बता दूंगा। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा कि हमने इनका यूज़ कहाँ कहाँ करना है। बाकी जो इसके अंदर डीप नॉलेज है आप पढ़ लीजिएगा, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो बाकी चीज़ें आप इससे पढ़ लीजिएगा, और आपके नोट्स जो है आप बुक से बनाइएगा, PDF में आपको सेंड कर दूंगा। ओके, थैंक यू।